आज की जो चर्चा का विषय है वो जेपीएससी से आने वाले जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जो पीटी के प्रश्न हैं उनसे है। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में द्रविड़ तत्वों का संलयन सबसे पहले कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा सिंधु सभ्यता से पूर्व, तीसरा आर्यों से पूर्व और चौथा उत्तर मौर्य काल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, यानी आर्यों से पूर्व। चूँकि बहुत सी बातें जो किताब में होती नहीं है या फैक्ट के रूप में है, उसको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अब जैसे जो उरांव जो जनजाति है उसमें खड़िया जनजाति, इसमें बहुत से मूल तत्व द्रविड़ प्रजाति के मिलेंगे, उनसे बहुत अधिक समानता है और इनका वर्गीकरण भी द्रविड़ रूप से ही होता है। तो जब आर्य सभ्यता भारत में आई तो उसका धीरे धीरे संपर्क, यानी जब वो पूर्व ऋग्वेदिक काल में थी तो धीरे धीरे वो गंगा के निचले भाग में आते गई और उत्तर ऋग्वेदिक काल में हम देखेंगे कि उनका संबंध जो है यहाँ के जो मूल आदिवासी क्षेत्र से हुआ, जो कि लोग काले थे। तो इन्होंने पहली बार काले लोगों को देखा और वर्ण व्यवस्था यहाँ से विकसित हुई। और इसी प्रकार दक्षिण भारत का जो वहाँ के प्रजातीय तत्व है वो भी उसका निर्वैज्ञानिक रूप से हम अगर पाएंगे तो उसका भी परिगमन जो है उत्तर के क्षेत्र की तरफ हुआ। तो इस प्रकार अगर हम उसके इतिहास को देखें तो उसका उद्भव जो है वहाँ से होता है। तो आर्यों से पूर्व ही द्रविड़ तत्व वो यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आर्य इस क्षेत्र में आए थे तो बहुत से ऐसे टेक्स्ट में हमें वर्णन मिलता है कि इससे यह पता चलता है कि जो यहाँ उरांव समाज है या जो कि यहाँ की जनजातीय समाज है उसमें यहाँ के मूल तत्व मिले हैं। यद्यपि असुर जो जनजाति है उसका विवरण जो है आर्यों ने बहुत अधिक किया है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है आर्यों से पूर्व, ये सही है। दूसरा इसका प्रश्न है कि झारखंड के आदिवासी में प्रायः बहुविवाह का प्रचलन है, इनमें से कौन सा कारक इस प्रथा के उद्भव का मुख्य कारक माना जा सकता है? तो पहला सामाजिक कारक, दूसरा सांस्कृतिक कारक, तीसरा राजनीतिक कारक और चौथा आर्थिक कारक। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा आर्थिक कारक है, क्योंकि यह भी एक संकल्पात्मक प्रश्न है। क्योंकि आप अगर देखिएगा कि प्रायः विश्व के अधिकतर देशों में जो है जो आदिवासी समाज है वहाँ उसको ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं किया गया है, उनके धर्म को, सामाजिक व्यवस्था को, वो मौखिक रूप से चले आ रही परंपरा थी। दूसरी बात है कि बहुविवाह जो है वो विकसित यहाँ हुआ। तो कोई भी सांस्कृतिक जो प्रथा है समाज में, उसके पीछे विकसित होने के कई कारण होते हैं। तो आप देखिएगा कि जो आदिवासी समाज में जो मुख्य उनका पेशा है वो जंगल पर आधारित जो संसाधन है और खेती बाड़ी है, जहाँ की महिलाओं की बहुत अधिक सहभागिता होती है। तो ऐसे में जो आर्थिक कारक है वो एक खेत में अगर महिलाओं की आवश्यकता अगर बहुत अधिक होगी तो पुरुष उस पर हावी होकर जो है उसे मानव संसाधन के रूप में स्वीकार करता है और उसकी जीविका में उससे मदद भी मिलती है। इस प्रकार उससे जो श्रम संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और परिवार के लोग ही इसको चला लेते हैं आसानी से। और जहाँ भूमि कम है वहाँ इस प्रकार की प्रथाएं विकसित नहीं होती। ये कारण है कि आदिवासी समाज में बहुविवाह का प्रचलन जो है वो शुरू से होते आया है। तो इसके लिए जो इसके मूल कारक हैं वो आर्थिक कारक हैं, क्योंकि समाज में बहुत सी बातें व्यवहारिक हैं और उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारक वो सही है। और इसमें जो झारखंड के सांस्कृतिक इतिहास में वीर कुमार तलवार ने भी अपने टेक्स्ट बुक में भी इसकी चर्चा की है। उसने अपने आंकड़ों के माध्यम से इसे डेमोग्राफी से इसे जोड़कर बताया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, झारखंड में सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन ब्रिटिश काल में अधिकतर आरंभ हुए। दूसरा, ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण मूल आदिवासी
अपने ज़मीन के मालिकाना हक से अधिकांशता वंचित हुए। तीसरा, झारखंड क्षेत्र में अधिकतर मुस्लिम मध्यकाल में आए। और चौथा, झारखंड में सदानों की अपेक्षा सरना धर्मावलंबियों का धर्मांतरण अधिक हुआ। तो इसका जो इसमें गलत है वो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि झारखंड में सदानों की अपेक्षा सरना जो धर्मावलंबी का धर्मांतरण अधिक नहीं हुआ, क्योंकि सदान जो है वो बहुत अधिक संख्या में वो धर्मांतरित हुए हैं, या तो उन्होंने स्वीकार किया है उनका धर्मांतरण हुआ है। तो एक आंकड़ा के अनुसार इसे प्रस्तुत किया गया। 1931 में ही जो जारी जनगणना थी उसमें ब्रिटिश काल में बहुत से महतो थे, कुर्मी थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को भी अपनाया। और आरंभ में अगर आप 1845 में अगर झारखंड में ईसाई धर्म के इतिहास को देखें तो वहाँ जो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले थे उसमें आदिवासी के साथ साथ सदान भी थे। इसमें अधिकतर कबीर पंथी थे। ये प्रश्न भी आता है कि जो पहले 4 व्यक्ति धर्मांतरित हुए थे वो किस पंथ के थे, तो वो कबीर पंथी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग के बाद पंचायत द्वारा शादी का फैसला होता है। तो पहला ऑप्शन है टुनकी बापला, दूसरा अपगीर बापला, तीसरा धरती बापला और चौथा बहादुर बापला। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा अपगीर बापला है। तो एक प्रकार से विवाह का प्रकार है जिसमें कि प्रेम प्रसंग के बाद लड़का लड़की के बाद जो, जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं कि थाने में बहुत मामले सुलझाए जाते हैं, थाने में शादी होती है, तो उस प्रकार पंचायत द्वारा भी फैसला देकर उनकी शादी होती है। तो इस प्रकार से जो समस्या होती है, जो एक प्रकार से पारिवारिक वाद होता है, उसे निचले स्तर पर सुलझाने का एक प्रयास होता है। और झारखंड में इस प्रकार हम अगर अध्ययन करेंगे तो कई प्रकार के विवाह होते हैं और उनको मान्यता है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत आदिवासी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो पहला 26%, दूसरा 8%, तीसरा 6% और चौथा 14%। इसका जो सही उत्तर है वो 8% है, क्योंकि जो आदिवासी जनसंख्या है वो अधिकतर यानी 91% करीब करीब वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती, और 8% जो है वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसमें अधिकतर वो है जो नौकरी करते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय भी करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो 8% है। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सांस्कृतिक आंदोलन नहीं रहा है। तो पहला टाना भगत आंदोलन, दूसरा बिरसा मुंडा आंदोलन, तीसरा खरवार आंदोलन, चौथा हो विद्रोह। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा हो विद्रोह है, क्योंकि एक राजनीतिक विद्रोह था। अब टाना भगत जो 1914 में शुरू हुआ, इसमें हम पाएंगे कि या उरांव समाज के बीच जो है जैसे धर्मेश के बारे में जो पुनरुत्थानवादी बातें हैं उनको सामने लाया गया, और इसमें जो मद्य निषेध की भी बात की गई। तो एक प्रकार से यह सांस्कृतिक आंदोलन था। फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन में भी हम पुनरुत्थानवादी जो है अप्रोच देखते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक बिरसायत समाज की भी संरचना का निर्माण किया है, जो कि उसके मूल रूप से उन्होंने जब अपने आंदोलन के प्रथम फेज में आंदोलन को शुरू किया तो पहले जो है लोगों को सांस्कृतिक उपदेश ही दिए कि मद्य निषेध मत करो, व्यभिचार मत करो, और लोगों में जो है इसके प्रति जो है भावना उत्पन्न की। उसके बाद जो है यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिणत हुआ। उसके बाद जब हम खरवार आंदोलन देखेंगे तो वो पूरी तरह जो है वहाँ हमें इस प्रकार का जो है सांस्कृतिक अप्रोच मिलेगा, जो सपहर आंदोलन जिसको हम कहते हैं। इसमें भागीरथी माझी ने 1874 में जो है संथालों में मदिरा निषेध के बारे में बताया, और भी बहुत सारी पुनरुत्थानवादी बातों को और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को अपनाने को बल दिया, और प्राचीन मूल्यों की स्थापना पर भी बल दिया। तो इस प्रकार ये तीनों आंदोलन थे जो कि सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो हो विद्रोह हम पाएंगे 1820 में, या जो वहाँ के स्थानीय शासक राजा जगन्नाथ सिंह थे जो पूड़ाहाट के राजा थे, उन्होंने मेजर रफसेज की अधीनता स्वीकार की थी, और इसके लिए जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस संदर्भ में मेजर रफसेज और जगन्नाथ सिंह जो स्थानीय शासक था उनका विरोध किया था। और इसके बाद सेरेंगसा युद्ध भी हुआ था इस क्षेत्र में। तो यह एक प्रकार से राजनीतिक आंदोलन था।
तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। इस प्रकार के प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें कि इसमें वह क्या बोल रहा है कि सांस्कृतिक आंदोलन नहीं रहा या सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, आदिवासियों की तरह सदानों की सांस्कृतिक संरचना भी सनातनी है। दूसरा, सदानों में आर्य, ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ तीनों के भी लक्षण देखने मिलते हैं। तीसरा, झारखंड में सदानों की अपेक्षा आदिवासी जनसंख्या अधिकतर कृषि में संलग्न है। और चौथा, ब्रिटिश काल में सदान एवं आदिवासियों के बीच संघर्ष बढ़ा। तो इसका जो असत्य है वो तीसरा ऑप्शन है कि झारखंड में सदानों की अपेक्षा आदिवासी जनसंख्या अधिकतर कृषि में संलग्न है। क्योंकि अगर हम ये प्रश्न भी आ चुका है जेपीएससी में कि सदान अधिकतर किस पेशा को अपनाते हैं, तो आप देखिएगा कि सदान में 75% से अधिक लोग जो है वो कृषि में संलग्न है। तो ये कथन इस प्रकार से गलत हो जाता है। तो इस प्रकार इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी एवं क्रांतिकारी सांस्कृतिक लेखक सखाराम गणेश देवस्कर का संबंध झारखंड के किस जिला से था। तो पहला पलामू, दूसरा सिंहभूम, तीसरा देवघर, चौथा रांची। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है देवघर वो सही है। तो सखाराम गणेश देवस्कर से संबंधित जो है यूपीएससी में इस बार पीटी में प्रश्न भी आया, जो उन्होंने देशेर कथा जो पुस्तक लिखी उसके थीम पर। और ये एक क्रांतिकारी पत्रकार थे और एक मराठा थे जो कि इनके पूर्वज, आप पाइएगा कि जब मराठा शासक बाजीराव के काल से ही झारखंड में जो क्षेत्र में अधिकतर इनका विस्तार हुआ। और इस संदर्भ में भी छोटा नागपुर शब्द आता है। तो उसी समय इनके जो पूर्वज थे वो मराठा जो थे वो यहाँ आके बसे और देवघर में गणेश देवस्कर के पूर्वज आकर बसे थे और यहीं इनकी मृत्यु भी हुई। और मराठी और बंगाली में इन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की, जिसमें जो 1904 की जो देशेर कथा थी, जिससे यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया, वो बहुत चर्चित थी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय जो है अप्रोच के बारे में यहाँ बताया और बहुत सी ऐसी बातों को लिखा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का जो है वो काल था। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन तीसरा है यानी देवघर वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, झारखंड में 12.8% आबादी सरना धर्म से है। दूसरा, झारखंड में 4.1% ईसाई आबादी है। तीसरा, झारखंड में 14.5% मुस्लिम है। और चौथा, झारखंड में हिंदू धर्म 82% है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो चौथा है, क्योंकि झारखंड में हिंदू धर्म 67.8% है, ताकि 82%। बाकी सेकंड में मुस्लिम है जो कि 14.5% है। और इस प्रकार जो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही है। ऐसे डेमोग्राफी जो सामाजिक संरचना से प्रश्न है वो आते हैं, इसको समझना आवश्यक है। 10वां प्रश्न है कि झारखंड की पहली नागपुरी फीचर फिल्म सोनाकर नागपुर कब बनी थी। तो पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा 1994। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है 1992, तो ये पहली नागपुरी फिल्म थी। धनंजय तिवारी ने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का ऐतिहासिक भूत मेला कहाँ मनाया जाता है। तो पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा सिमडेगा और चौथा पलामू। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है पलामू, हैदरनगर में, जो मूल रूप से चैत्र मास में 15 दिन का यह मेला होता है। यहाँ एक देवी धाम है, वहाँ ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो झारखंड में जैसे और भी अन्य मेला हैं उनको भी जानने की आवश्यकता है, उनके प्रसंग को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक 12 भूत मेला होता है जिसका राष्ट्रीय महत्व है, जो कि गंगा सागर में मकर के अवसर पर लगाया जाता है। तो उसी प्रकार जो भूत मेला है उसका संबंध पलामू के हैदरनगर से। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो पहला पीताम्बर सोरेन, जिसका मिलान है संथाली मूर्तिकार। दूसरा प्रदीप चंद्र साहू, जिसका मिलान है पर्वतारोही। तीसरा बलबीर दत्त, जिसका मिलान है साहित्य एवं पत्रकारिता। और चौथा केदारनाथ साहू, जिसका मिलान है छऊ नृत्यकार। तो इसका जो गलत मिलान है वो पहला है पीताम्बर सोरेन, संथाली मूर्तिकार, क्योंकि ये संथाली साहित्यकार है और
संथाली फिल्म में भी ये स्टोरीज लिखते हैं। बाकी जो तीनों है वो सही है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है पीताम्बर सोरेन, वो गलत है। अगला प्रश्न है कि धुआंसी का संबंध किस पर्व से है? तो पहला सरहुल, दूसरा मंडा, तीसरा फगुआ, चौथा कर्मा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है मंडा, चूँकि यह एक प्रथा है जिसमें कि उल्टा लटकाया जाता है और घुमाया जाता है कि मंच बना होता है। बहुत जगह आप भोक्ता और भोक्ताइन का इस प्रकार संरचना देखिएगा, डंडा के समान उसे लटकाकर उल्टा घुमाने की प्रथा एक प्रकार से एक विलक्षण जो है सांस्कृतिक प्रथा है। और इसमें जो मंडा पर्व में जो भगत होता है, पाठ भगत होता है, उसमें महादेव की पूजा होती है और नंगे पांव से आग में भी चला जाता है। तो अक्षय तृतीया में जो है ये मंडा पर्व देखने को मिलता है, जिसमें धुआंसी जो है वो चर्चित है। तो जो उल्टा लटकाने की प्रथा है वो धुआंसी से कहते हैं। तो इस प्रकार जो पर्व में जो छोटे छोटे कस्टम होते हैं उससे भी झारखंड में समझने की आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? तो पहला कर्मा नृत्य, दूसरा देशवाड़ी नृत्य, तीसरा ठड़िया नृत्य और चौथा दशहरा नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा दशहरा नृत्य। क्योंकि दशहरा नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के भेष में होते हैं, जो कि दशहरा में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन ये घूमते हैं, गान करते हैं और लोगों से मदद भी मांगते हैं। तो इस प्रकार जो महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, क्योंकि इसमें दशहरा नृत्य में पुरुष ही जो है महिलाओं के भेष में यानी साड़ी पहनकर बाल लंबे कर जो है वो इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। इससे पहले भी जो जेपीएससी में लांगड़े नृत्य के बारे में जो है, जिसे डाबर नृत्य भी कहते हैं, पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार नृत्य को समझना झारखंड में महत्वपूर्ण है। अगला 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वीणा का देशज रूप है? तो पहला बनम, दूसरा बुअंग, तीसरा केंद्रा और चौथा टोइला। तो इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा केंद्रा है, क्योंकि ये तंतु वाद्य है और ये वीणा की तरह दिखता है। स्थानीय रूप से इसे बनाया जाता है बांस से। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है केंद्रा सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो पहला मंगल चंडी मंदिर, दूसरा योगिनी मंदिर, तीसरा सूर्य मंदिर और चौथा देवड़ी मंदिर। तो इसका जो सही ऑप्शन है पहला मंगल चंडी मंदिर। अगर आप उरांव के बीच अगर समुदाय के बीच चंडी पर्व अगर आप देखते हैं तो चंडी पर्व में भी महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, और जहां गर्भवती महिलाएं होंगी तो उस घर के जो है पुरुष वो भी भाग नहीं लेते हैं। तो बोकारो के बोगदा गांव में जो है माघ पूर्णिमा में ये चंडी मंदिर है और यहाँ महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसी बात जो चर्चा सनी सिग्ना मंदिर के में भी सामने बात आई, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बाद में प्रवेश का अधिकार मिला। तो उसी प्रकार यहाँ मंगल चंडी मंदिर में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अगला प्रश्न है कि कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो पहला 1858, दूसरा 1901, तीसरा 1933, चौथा 1942। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 1933 वो सही है। तो जो कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर नाम से आप थोड़ा सा पकड़ें इसको, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न को थोड़े टेढ़े होते हैं, तो वहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि ये ब्रिटिश पीरियड जो है औपनिवेशिक काल की बातें हैं। तो ये एक्चुअली जो एंग्लो इंडियन सोसाइटी है जो झारखंड में जो मैक्लुस्कीगंज है, तो मैक्लुस्की नामक व्यक्ति जो थे वो रांची से जो 60 किलोमीटर दूर मैक्लुस्कीगंज में बसे। यहाँ उनके 500 से भी अधिक परिवार को इन्होंने बसाया था, जो वर्तमान में भी 25 बन गए हैं। तो इन्होंने रातू महाराजा से जो है 10 एकड़ ज़मीन उस समय ली थी एग्रीमेंट के अनुसार, और कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्होंने बनाया 1933 में। और इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। बहुत से लोग लंदन से आके बसे, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी आके बसे थे। तो एक्चुअली ये कलकत्ता आते जाते थे, तो यहाँ इनको इसकी सुंदरता और भौगोलिक विविधता को देखते हुए जो है यहाँ आकर बस गए थे, और इन्हीं के नाम पर आज भी मैक्लुस्कीगंज उससे कहा जाता है, क्योंकि भारत में इस प्रकार की अनोखी सांस्कृतिक विलक्षणता है जो कि
एंग्लो इंडियन सोसाइटी को हमें देखने का जो है सामने से अनुभव मिलता है। तो इस प्रकार जो इसका तीसरा ऑप्शन है 1933 वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि पहला, झारखंड में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धार्मिक अल्पसंख्यक। दूसरा, झारखंड में बंगला एवं उड़िया भाषाई अल्पसंख्यक है। तीसरा, झारखंड में हो, मुंडा, संथाली को भी भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, जो कि 30% से कम जनसंख्या इसे बोलते हैं। और चौथा, झारखंड विधानसभा द्वारा आयोग के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यांकन के बाद भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक को वैधानिकता मिलती है। तो इसका जो इसमें से असत्य है वो तीसरा है, क्योंकि झारखंड में हो, मुंडा, संथाली को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। क्योंकि ये 30% से कम जनसंख्या से बोलती है, लेकिन इससे वैधानिकता यानी विधानसभा से ये पास नहीं हुआ। तो झारखंड में सिर्फ 2 ही भाषाई अल्पसंख्यक, एक बंगला और दूसरा उड़िया। तो इस प्रकार इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये समझें इसको ये गलत है। ये सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक का पार्ट नहीं है, इसे पॉलिटी में भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न है कि अब थोड़ा सा इसमें आप समझिए कि जो अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई, लेकिन केंद्रीय स्तर पर फिर राज्य स्तर पर हम इसे घोषित करते हैं। मूल रूप से ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो इनके समाज को, सांस्कृतिक विरासत को बचाने का प्रयास सरकार करती है। और भाषाई रूप से भी जो है जो कम जनसंख्या इसे बोलते हैं उसे बचाने का प्रयास करती है, उसके विकास के लिए परिषद का निर्माण करती है। तो ऐसे अगर लिया जाए तो झारखंड में बहुत सी जनजातीय भाषाएं हैं जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन वो कम संख्या में बोली जाती हैं। तो लेकिन उन्हें अभी वैधानिकता नहीं मिली। और झारखंड सरकार जो है इसे अपने विधानसभा में पारित करने के बाद गजट में प्रकाशित कर इसे घोषित करती। तो 1991 में जो बिहार एक्ट था उसे लागू किया गया। 2001 में जब झारखंड बना तो उसके लिए अलग से कानून बनाया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड फिल्म नीति कब बना था? तो पहला 2012, दूसरा 2015, तीसरा 2017 और चौथा 2018। तो इसका दूसरा ऑप्शन है 2015, वो बना था, उस वर्ष लागू हुआ। तो इसमें पहली बार जो है हमने ये समझा कि झारखंड में भी जो लोकल फिल्म को भी ऊपर उठाया जाए, और जो बॉम्बे से या अन्य क्षेत्र से जो यहाँ शूटिंग होगी उसमें भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम कर रियायत दें, जैसे कि 6 माह का जो है हम रियायत देते हैं। और जो स्थानीय फिल्म विकास निधि है उसको ऊपर उठाने के लिए 2% जो है मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल में एक्स्ट्रा जो है सरचार्ज अधिभार जो है वो लगाया जाता है। इस क्षेत्र में जो है आप देखिए कि 2017 में झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति भी बनाई गई थी। तो इस प्रकार इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2015 वो सही है। अगला प्रश्न है कि सोसाइटी प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल झारखंड में कब बना, अस्तित्व में आया था? पहला 1845, दूसरा 1855, तीसरा 1869 और चौथा 1871। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा 1869 है। तो चूँकि सोसाइटी प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल का छोटा रूप ले तो SPG होता है, अगर आप इसे समझे तो ये एक मिशन था। तो झारखंड में जब ईसाई जो है सबसे पहले 1845 में जर्मनी के जो गोस्नर मिशन के रूप में आया। आप अभी भी देखिएगा कि रांची में जो अधिकतर मेन रोड में जो मिशन है गोस्नर मिशन का, अधिकतर वहाँ आपको भवन देखने को मिलेगा। चर्च होगा, कॉलेज होगा, हॉस्पिटल्स होंगे और उनके भवन होंगे। जो वर्तमान चर्च कॉम्प्लेक्स है वो गोस्नर मिशन का ही पार्ट है। उसके बाद 2 नवंबर 1845 के बाद जो फादर गोस्नर के नाम में ही यहाँ बैतसैदा बना, जो कि पवित्रता का घर है। आज भी वहाँ हमें वो देखने को मिलेगा और ये खूबसूरत भी दिखता है काफ़ी। 1854 में चाईबासा में ये गोस्नर मिशन गया, जहाँ की 1886 से 90 के बीच बिरसा मुंडा ने भी यहाँ जो है शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, जैसे सोसाइटी प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल, वो गोस्नर से ही अलग हुआ 1869 में। तो गॉस्पेल का अर्थ होता है बाइबल, इंग्लैंड में उसे गॉस्पेल भी कहा जाता है। तो इसके प्रमुख जो है वो वाइटली बनाए गए और पहला बिशप 1890 में वाइटली ही बना। आज भी जो बहु बाजार में जो चर्च आपको देखने को मिलेगा, फिर बगल में जो अस्पताल है वो CNI का ही है। 1869 में
रोमन कैथोलिक मिशन भी यहाँ है, जैसे कि सेंट जेवियर्स का भवन आपको देखने को मिलता है। इसके प्रमुख जो है हॉपमैन थे, जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखा। फिर क्रैम्बेल, जिन्होंने संथालियों के बीच काम किया, संथाली शब्दकोश भी बनाए। और 1871 में जो स्कॉटलैंड मिशन फिर यहाँ आया। फिर 1899 में हजारीबाग में डबलिन मिशन जो आयरलैंड का था, जो संत कोलंबा जो है उसका विद्यालय है, उसे बनाया। और इसी के आलोक में हम देखेंगे कि 1912 में जो क्रिश्चियन जो स्टूडेंट यूनियन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसे बार्थोलोम ने 1912 में बनाया, जो कि झारखंड का पहला संगठन था। और ढाका परिषद के एक शाखा के रूप में 1912 में बार्थोलोमन जो फादर थे, उन्होंने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो कि बाद के दिनों में इन्होंने झारखंड में नवीन राजनीति को जो है वो जन्म दिया। तो इस प्रकार जो सोसाइटी प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल है, उसका संबंध तीसरा ऑप्शन है 1869 से है।